शाम के लगभग 6 बजे का वक्त था। सूर्य अपनी सुनहरी किरणों को पेड़ों की शाखाओं में उलझाकर धीरे धीरे क्षितिज के पार उतरने को था। संजय सिंह सयाम ने अपनी कैरावैन को कान्हा वन परिक्षेत्र के बफर जोन में एक कच्ची पगडंडी के किनारे सावधानी से पार्क किया। घने साल और बांस के वृक्षों के बीच घिरी इस जगह में एक विचित्र सन्नाटा पसरा था। न पूरी तरह शांति, न पूरी तरह डर। संजय वैन से उतरा। खाकी पैंट और सफेद शर्ट में उसके व्यक्तित्व में अब भी वह ठहराव था जो वर्षों की पुलिस सेवा ने उसे दिया था। भले ही अब वह पद नहीं रहा। गोपाल, जो अब उसका साथी और ड्राइवर था, वैन से 2 मुड़ी कुर्सियां निकाल लाया और संजय से बोला, बैठिए भैया, चाय बना लाता हूं। बड़ी सुकून वाली जगह है ये। संजय ने मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया, सुकून तो है, पर सन्नाटा जरा ज्यादा है। कुछ ही मिनटों में गोपाल कैरावैन के भीतर से भाप उठाती चाय लेकर आया। दोनों ने पहली चुस्की ली ही थी कि संजय का चेहरा गंभीर हो गया। हल्की चुप्पी को तोड़ते हुए उसने कहा, जानता है गोपाल, मुझे सर्विस से निकाल दिया गया। टर्मिनेट, वो भी बिना पूरी जांच के। गोपाल चुप रहा। वह जानता था यह वो घाव है जिसे समय नहीं, सिर्फ स्वीकारोक्ति ही भर सकती है। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। संजय चुप हो गया। दोनों ने कान लगाए। लेंटाना की झाड़ियों से एक धीमी भारी गुर्राहट आई, मानो कोई बड़ा शिकारी अपनी उपस्थिति की पुष्टि कर रहा हो। गोपाल का चेहरा सख्त हो गया। वह धीरे से उठा और संजय की बांह पकड़कर बोला, अंदर चलिए भैया, यह आवाज तेंदुआ या भालू हो सकता है। दोनों तेजी से कैरावैन के भीतर घुसे। गोपाल ने दरवाजा बंद किया और खिड़की के पर्दे खींच दिए। बाहर अब भी सरसराहट थी और उसके शरीर पर काली पीली धारियां, मांसल पांव और 2 आंखें जो मानो अंधेरे को चीर कर देख रही थीं। वह धीरे धीरे सड़क पर आया और कैरेवान की ओर सीधा देखने लगा। गोपाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसकी आवाज कांपने लगी, भैया, बाघ वैन के अंदर तो नहीं घुसेगा ना? हमला तो नहीं करेगा? ये शीशा तोड़ देगा क्या? संजय ने उसकी तरफ देखा। पहली बार शायद उसने गोपाल की आंखों में ऐसा डर देखा था। लेकिन खुद संजय भी भीतर से विचलित था। उसका हाथ धीरे से वैन में रखी एक लोहे की रॉड पर गया। बाघ अब सीधे वैन के सामने आ गया था। वह कैरेवान के अगले हिस्से को सूंघ रहा था। उसकी दाईं ओर का पंजा हल्के से बोनट पर रखा गया। वातावरण में एक भारी सन्नाटा छा गया। कैरावैन के भीतर सिर्फ सांसों की आवाज थी। बाघ वहीं वेन के पास बैठ जाता है। गोपाल रहत की सांस लेते हुए कहता है, चलो, हम सुरक्षित हैं। तभी संजय को टिन टिन करती आवाज सुनाई देती है। उसने गोपाल से कहा, कोई मवेशी भटक के यहां आ गया है, किंतु बाघ ने भी ये आवाज सुनी होगी, तो वो मवेशी खतरे में है। तभी टिन 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 धातु की कोई आवाज दूर से आती है, जैसे कोई लोहे का बर्तन किसी लकड़ी से टकरा रहा हो। संजय चौंका। उसने धीरे से गोपाल से कहा, गोपाल, सुनो, लगता है कोई मवेशी भटक के इस तरफ आ गया है। अगर बाघ ने भी सुना होगा तो वो खतरे में है। गोपाल ने सिर हिलाया और खिड़की के पार झांक कर बोला, नहीं भैया, ये बैलगाड़ी की आवाज है। पहियों के साथ वो टिन टिन करती घंटियों की टंकार। लगता है कोई राहगीर इधर से गुजर रहा है। संजय का चेहरा गंभीर हो गया। रात होने को है और जंगल में बाघ की मौजूदगी में अगर कोई राहगीर इस तरफ आ गया तो सोच, क्या होगा उसका? गोपाल की आंखों में चिंता थी। बैलगाड़ी का रास्ता इधर से गुजरता है क्या भैया? ये तो बफर जोन है। संजय कहता है, गांवों के लोग अक्सर शॉर्टकट लेते हैं। उन्हें नहीं पता कि आज इस रास्ते पर जंगल का राजा राज करता है। बाघ अब भी खड़ा था, लेकिन अब उसने अपना सिर घुमाया। उसकी सुनने की क्षमता ने भी उस टिन को पकड़ लिया था। उसके कान एक दिशा में टिके, शरीर में तनाव आया और धीरे धीरे उसने कदम आगे बढ़ाना शुरू किया। जैसे ही बाघ ने टिन की आवाज की दिशा में अपना रुख किया, संजय और गोपाल कैरावैन के अंदर से उसे जाते देख रहे थे। कुछ ही क्षणों में सड़क के मोड़ पर एक बैलगाड़ी दिखाई दी। उसकी छत पर बंधी रस्सियां ढीली थीं और उसके दोनों बैल थके हुए और धीरे धीरे चल रहे थे।
बैलगाड़ी में बैठा एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी लाठी से बैलों को राह दिखा रहा था। शायद उसे बाघ की उपस्थिति का कोई आभास नहीं था। संजय घबरा गया। गोपाल, कुछ करना होगा, वो बैल। किंतु यह चेतावनी देर से आई थी। अचानक झाड़ियों में से बाघ छलांग मारकर निकला। उसकी गुर्राहट ने पूरे वन का मौन चीर दिया। बैलगाड़ी के एक तरफ से बाघ ने कमजोर दुबले बैल की गर्दन को अपने जबड़े में जकड़ लिया और एक झटके में उसे गिरा दिया। बुजुर्ग आदमी चीखा, अरे राम, बचाओ! किंतु वहां कोई नहीं था, सिर्फ जंगल और उसकी भयानक नीरवता। संजय और गोपाल वैन से यह दृश्य देख रहे थे, स्तब्ध। बाघ ने अपनी पकड़ कस दी और बैल को घसीटते हुए झाड़ियों में ले गया, वहीं जहां कुछ देर पहले सरसराहट सुनाई दी थी। चारों ओर फिर सन्नाटा था। अब सिर्फ बैल के पैरों के निशान, कुछ खून की बूंदें और टूटी रस्सियां रह गई थीं। बैल के गिरने और बुजुर्ग के चीखने की आवाज ने संजय को और अधिक बेचैन कर दिया। पर वह सिर्फ तमाशबीन नहीं था, उसकी नसों में अब भी एक फौजी का खून था। संजय ने खिड़की से झांक कर चिल्लाया, बाबा, इधर आ जाइए, जल्दी! बुजुर्ग की नजर कैरावैन पर पड़ी। उसे अब किसी रास्ते की जरूरत नहीं थी, सिर्फ जान बचानी थी। वह अपनी लाठी और कंधे का सहारा लेकर बिजली की फुर्ती से कैरावान की ओर दौड़ा। गोपाल ने दरवाजा खोलने ही वाला था कि संजय ने फटाक से कुंडी हटाई और बुजुर्ग को अंदर खींच लिया। दरवाजा फिर से बंद हो गया और अंदर 3 धड़कते दिल थे। खामोशी में सिर्फ सांसें सुनाई दे रही थीं। संजय ने धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया। वह दृश्य भयानक और सजीव दोनों था। झाड़ियों के अंदर बाघ बैठा था। उसकी आंखें झाड़ियों में नहीं, जैसे कैरावैन की खिड़की से भी गुजर कर देख रही थीं। बैल का शरीर उसका जबड़ा पकड़े था और गर्दन से खून अब भी रिस रहा था। गोपाल धीरे से फुसफुसाया, भैया, वो हमें देख तो नहीं रहा? संजय ने खिड़की से आंख हटाई और जवाब दिया, नहीं, अभी उसका ध्यान खाने में है, लेकिन हमारी गंध उसे मिल रही होगी। बुजुर्ग कांपते स्वर में बोला, आप लोगों ने मेरी जान बचा ली बेटा। भगवान तुम्हारा भला करे, वरना आज मेरा भी वही हाल होता। गोपाल ने धीरे से बुजुर्ग को पानी दिया और संजय अब भी खिड़की से नजरें नहीं हटा रहा था। झाड़ी के अंदर बाघ बैल की हड्डियां तोड़ने की आवाज कर रहा था, मानो जंगल का शुद्ध नियम यही हो, जो दुर्बल है वह आहार है। कैरावैन की खिड़की से संजय अब भी उस बाघ को देख रहा था, जो बैल की गर्दन को अपने जबड़े में कसकर उसे खींचता जा रहा था। गोपाल बगल में बैठे था। बुजुर्ग आदमी का चेहरा अब भी भय और थकान से कांप रहा था। तभी गहराई से आती हुई एक और दहाड़ गूंजी, भारी, लंबी और डरावनी, जंगल की दूसरी तरफ से। वह कोई और बाघ था, और यह स्वर नर बाघ की तरह नहीं, एक मादा की गर्जन थी, जैसे वो उसे पुकार रही हो जो अभी भोजन कर रहा था। गोपाल तुरंत खड़ा हो गया। भैया, एक और बाघ, लगता है वो मादा है। संजय ने धीरे से खिड़की से पर्दा और हटाया। झाड़ियों की एक ओर अब एक दूसरी धारीदार आकृति हल्के अंधेरे में साफ दिखने लगी थी। उसके चलने की गति में तेजी और अधिकार था, जैसे वो जानती है कि यह शिकार उसका भी है। वह बाघिन नर बाघ के पास आकर बैठ गई और बिना किसी विरोध के बैल के शव को साझा करने लगी। बुजुर्ग की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, 2-2 बाघ! ये जगह तो मौत की घाटी बन चुकी है बेटा। संजय की आवाज धीमी लेकिन स्थिर थी। ये जंगल है बाबा, यहां जो ताकतवर है वही राजा है। हम अभी सिर्फ मेहमान हैं और छुपे हुए। कैरेवान अब एक कांच की दीवार से जंगल के सबसे क्रूर दृश्य को देख रहा था। बाहर 2 बाघ जो एक जोड़ी की तरह एक मरे बैल का भोज कर रहे थे। अंदर 3 इंसान जो सिर्फ सांस लेने की भी हिम्मत से कर रहे थे। जंगल की सांझ अब रात में बदल रही थी। पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर गहरी हो गई थीं और बाघों की उपस्थिति जंगल के हर जीव को शांत कर चुकी थी। कैरावेन के भीतर सन्नाटा था। संजय, गोपाल और बुजुर्ग तीनों एक ही दिशा में देख रहे थे, जहां अब भी 2 बाघ बैल का मांस चबा रहे थे। कभी कभी गुर्राहट और हड्डी टूटने की आवाज कैरावेन की खिड़की तक आ जाती थी।
संजय ने गहरी सांस लेकर कहा, अब आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। बाहर निकलना मतलब खुद को दावत पर परोस देना। गोपाल धीरे से सिर हिलाया। लेकिन भैया, हमारी वैन की ड्राइविंग सीट तो सामने के हिस्से में है और वहां जाने का रास्ता बाहर से ही है। संजय ने गहरी नजरों से दरवाजे की ओर देखा। इसलिए तो कह रहा हूं, आज वैन नहीं हिलेगी। हम तीनों अंदर रहेंगे, बिना आवाज किए, चाहे कुछ भी हो जाए। बुजुर्ग धीरे से बोले, तो बेटा, ये रात अब बाघ के नाम है। केरावेन के अंदर थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी रोशनी और बाहर रात के साम्राज्य में दो घातक शिकारी घात लगा के बैठे थे। गोपाल ने अलमारी से 3 कंबल निकाले। संजय ने केरावेन के कैमरे से बाहर का फुटेज चेक किया। बुजुर्ग लाठी पकड़े खिड़की से दूर एक कोने में बैठ गए। बाहर अब बाघों ने खाना खत्म कर लिया था और उनमें से एक खड़ा हो गया। उसकी नजरें अब केरावेन की दिशा में थीं जब एक खड़ा होते। कैरावैन के भीतर कुछ देर सन्नाटा पसरा रहा। बाहर का अंधेरा अब पूरी तरह से जंगल को अपनी आगोश में ले चुका था। केवल रात की कीटों की हल्की फुल्की आवाजें और कभी कभी बाघ की गुर्राहट उस सन्नाटे को चीरती थीं। तभी बुजुर्ग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जैसे खुद से ही फुसफुसाया, हे भगवान, मेरा दूसरा बैल, वो तो भाग गया था जंगल की ओर। संजय और गोपाल दोनों एक साथ उसकी ओर मुड़े। संजय ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या? दूसरा बैल? वो कहां भागा? बुजुर्ग कांपती आवाज में बोला, जब पहला बाघ आया, मैंने डोरी खोल दी थी दोनों बैलों की। एक तो पकड़ा गया, पर दूसरा झाड़ियों की ओर भाग गया था। उसके बाद वह जंगल में कहीं ओझल हो गया। मेरी आंखों के सामने वो बाघ के विपरीत दिशा में दौड़ा था। लेकिन अब वो कहां है, क्या हाल है, मैं नहीं जानता बेटा। कैरावैन के भीतर का तनाव अचानक दोगुना हो गया था। गोपाल ने धीमे स्वर में कहा, भैया, क्या अब वो दूसरा बैल भी खतरे में है? संजय ने खिड़की से झांक कर देखा। दूर झाड़ियों में अब कुछ हलचल नहीं थी, पर जंगल की शांति कभी भरोसेमंद नहीं होती। संजय मन ही मन सोचने लगा, क्या अभी बाहर निकलना संभव है? क्या वो बैल अभी जीवित होगा? और अगर है, तो उसे कैसे बचाया जाए? बुजुर्ग की आंखों में आंसू छलक आए। बेटा, वो बैल मेरा साथी है। मैं उसे 4 साल के बच्चे की तरह पाला है। अगर वो भी मारा गया तो मेरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। संजय की नजरें गंभीर हो गईं। उसका पुलिस वाला स्वभाव और इंसानी करुणा टकराने लगे। कैरावैन के भीतर तीनों की सांसें अब सामान्य होने लगी थीं, लेकिन वातावरण अब भी तनावपूर्ण था। बाहर 2 बाघ अभी भी पास ही झाड़ियों में कहीं पड़े थे। शायद विश्राम कर रहे थे या भोजन पचाने की तंद्रा में थे। बुजुर्ग अब भी कोने में चुपचाप बैठे थे, हाथ में लाठी थामी थी और आंखें खिड़की से बाहर टिकी हुई थीं। चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं खिंच गई थीं। संजय उनके पास आया, उनके कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में बोला, काका, हिम्मत रखिए। आपका बैल, वो जो भागा था, वो उस ओर गया था जिधर गांव की तरफ का रास्ता जाता है। जानवरों में दिशा पहचानने की शक्ति होती है। मुझे पूरा यकीन है वो सुरक्षित होगा। बुजुर्ग ने धीमे से पूछा, तू सच कह रहा है बेटा? संजय मुस्कुराया, इस जंगल में बहुत कुछ देखा है। सुबह होते ही हम कैरावैन की फ्रंट सीट में जाएंगे और आपको गांव छोड़ आएंगे। ये रात बस काटनी है, और मैं हूं ना, तो डरने की जरूरत नहीं। गोपाल धीरे से बोला, भैया, पर जब तक ये बाघ यहीं हैं, तब तक हम वैन नहीं चला सकते। उन्हें भगाने का क्या उपाय होगा? संजय अब गंभीर हो गया। उसकी आंखें एकटक खिड़की से बाहर झांकने लगीं। सोचना पड़ेगा गोपाल। हम फॉरेस्ट रेंज वालों से संपर्क करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद इन दोनों को भगाने की रणनीति बनाऊंगा। लेकिन अभी हमें इंतजार करना होगा। ये जंगल का समय है। अभी हम दर्शक हैं, सुबह से पहले कोई भूमिका नहीं। कैरावैन की छोटी सी रोशनी में 3 अलग अलग उम्र और अनुभव के लोग, किंतु एक ही खौफ से, लेकिन अलग अलग उम्मीदों से जूझ रहे थे। भोर की पहली किरण खिड़की के पर्दे को छूती है। हल्का सुनहरा उजाला, शांत पर राहत देने वाला। गोपाल नींद से जागता है।
सबसे पहले खिड़की के पर्दे को धीरे से हटाता है, बाहर देखता है और फिर मुस्कुराता है। भैया, बाघ नहीं है, दोनों चले गए लगते हैं। संजय तेजी से खड़ा हुआ, खुद भी देखा। झाड़ियां शांत थीं, कोई गुर्राहट, कोई सरसराहट नहीं, बस पक्षियों की हल्की चहचहाहट और जंगल की सामान्य हरकतें। गोपाल जल्दी से वैन के पिछले हिस्से से निकलकर अगली सीट की ओर भागा, ड्राइविंग सीट पर बैठा, चाबी घुमाई। गुर्रर्रर, वूम! कैरावेन स्टार्ट हो गया। संजय और बुजुर्ग ने चैन की सांस ली। वैन अब धीरे धीरे कच्चे रास्ते से निकलकर गांव की दिशा में बढ़ने लगी। गांव पहुंचते पहुंचते सूरज ऊंचाई पर था। बच्चे खेतों की ओर जा रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं और चौराहे पर बुजुर्ग बीड़ी सुलगाते दिख रहे थे। कैरावेन रुकते ही कुछ लोग इकट्ठा हो गए। सरपंच जी खबर पाकर आए। संजय, गोपाल और बुजुर्ग ने पूरे घटनाक्रम को विस्तार से सुनाया। कैसे बाघों ने हमला किया, बैल को मारा और कैसे वे जान बचाकर लौटे। सरपंच का चेहरा गंभीर हो गया। ये मामला साधारण नहीं है। बाघ अगर बैलगाड़ियों पर हमला करने लगे तो समझो वो अब अपने इलाके से बाहर शिकार खोज रहे हैं। ये आदमखोर बनने की शुरुआत हो सकती है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, रामू, ढोल लेकर जा, पूरे गांव में मुनादी करवा दे। आज कोई हाट बाजार के लिए शहर नहीं जाएगा। 2 बाघ रास्ते में हैं। अगले आदेश तक रास्ता बंद समझो। गांव में खलबली मच गई, लेकिन लोग सतर्क हो गए। संजय और गोपाल को सरपंच जी ने अपने घर रुकवाया। बुजुर्ग को परिवार से मिलवाया गया और उनकी आंखों में राहत थी। सरपंच जी ने जब संजय की बात सुनी तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत सवाल किया, संजय बाबू, अब क्या किया जाए? गांव को तो सुरक्षित रखना होगा। संजय ने गंभीरता से जवाब दिया, काका, ये वन विभाग का काम है। हमें फौरन उन्हें सूचना देनी चाहिए ताकि वे इन बाघों को पकड़ सकें, क्योंकि अब ये जंगल के दायरे से बाहर आ चुके हैं। दोपहर ढलते ही संजय, गोपाल और सरपंच जी कैरावेन में बैठकर उसी खतरनाक रास्ते से वन मंडल कार्यालय की ओर रवाना हुए। रास्ते में, उसी जगह जहां पहली बार हमला हुआ था, एक बाघ फिर से झाड़ियों से निकला। उसकी आंखें कैरावेन पर टिकी थीं। लेकिन जब उसने देखा कि यह बड़ी और चलती गाड़ी है तो वह गंभीर आक्रमण की मुद्रा से हटकर धीरे से झाड़ियों में ओझल हो गया। गोपाल ने ड्राइविंग जारी रखी। कुछ ही देर में वे लोग वन मंडल कार्यालय पहुंचे। वहां अधिकारी ने संजय की पूरी रिपोर्ट सुनी। गोपाल और सरपंच ने भी अपनी ओर से ब्यौरा दिया। वन अधिकारी बोले, ये जोड़ी काफी समय से ट्रैक पर थी, लेकिन अब गांव तक आ पहुंची है। हम तुरंत एक योजना बनाएंगे। अगले 2 दिन में लोहे के भारी पिंजरे लाए गए। अंदर बकरे को बेट के रूप में रखा गया। चारों ओर कैमरे और पहरे का इंतजाम किया गया। गांव वालों को दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई। तीसरे दिन सुबह कैमरे में एक बाघ कैद होता दिखाई दिया। चौथे दिन उसकी मादा जोड़ीदार भी उसी पिंजरे में आ गई। दोनों को सावधानी से ट्रक में लादा गया और कान्हा किसली के मुक्की जोन में प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया गया। गांव में अब सांझ की हवा में चैन था। बुजुर्ग बैलगाड़ी वाले की आंखें नम थीं, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। सरपंच ने संजय और गोपाल को गले लगाकर कहा, तुम दोनों ने जो किया वो कोई अफसर नहीं करता बेटा। तुम जंगल के असली प्रहरी हो। संजय मुस्कुराया, हम तो बस मुसाफिर हैं काका। अब अगला पड़ाव है सूपखार का घना मनोहारी जंगल। वहां शायद कोई और कहानी इंतजार कर रही हो। कैरावैन फिर से चल पड़ा, धूल उड़ाता हुआ, हरियाली को चीरता हुआ, अपने अगले रहस्य, अगले रोमांच की ओर।